तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। और इससे पहले इस चैप्टर को हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कर लिया है। आज पढ़ने वाले पार्ट 3। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखा होगा। तो आइए पार्ट 3 शुरू करते हैं, जिसमें हम पैराग्राफ नंबर 12 से शुरू करेंगे और 14 जो कि लास्ट पैराग्राफ नंबर तक है। ठीक है, वहां तक इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के लिए होगा। सारे क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के उसमें हम कवर करेंगे और उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बच्चे, तो उस वीडियो का भी वेट करिए और इन तमाम वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और लाइन बाय लाइन समझिए, क्योंकि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए लाइन बाय लाइन समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं। अपने साथ आप बुक रखिए और उसे ओपन कर लीजिए। शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 12। ओके, closely connected with the conservation of water supplies is the problem of afforestation। यहां कही जा रही है बेटा कि क्लोजली कनेक्टेड मतलब कि वाटर कंजर्वेशन, वाटर को बचाना, ये एफोरेस्टेशन की जो प्रॉब्लम होती है ना, उससे बिल्कुल कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। आई मीन जब पेड़ पौधे लगाते हैं तो वाटर अपने आप उसकी सेविंग होने लगती है, जो कंजर्व करने लगते हैं। क्यों? पेड़ पौधे लगने से क्या होता है, मिट्टी की एक पकड़ बनती है। आई मीन उसके जड़ होते हैं, मिट्टी पेड़ पौधे के जो रूट्स होते हैं ना, वो रूट्स पूरे फैले हुए होते हैं मिट्टी के अंदर में, पूरे फैले होते हैं। आप देखेंगे अगर ये पेड़ है, ठीक है, सपोज कर ये पेड़ है, ये पेड़ नीचे से जड़ें पूरे मिट्टी में अंदर तक होती है। ठीक है, इसकी जड़ें पूरी अंदर तक होती है और ये जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, सारे मिट्टी को बिल्कुल कैप्चर पकड़ी हुई होती है, पूरी पकड़ी हुई होती है। होता क्या है, जब भी सैलाब या फ्लड आता है, बहुत ज्यादा पानी आता है, सरप्लस वाटर हेवी जमा होता है और रन ऑफ होता है, पानी बहता है, तो यहां से मिट्टी को बहा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ी हुई होती है, इसीलिए पानी के दबाव की वजह से भी मिट्टी वहां से एरोज नहीं कर पाता है। इसीलिए सोइल एरोजन जंगलों में जैसे वैसे इलाके में बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए ये सोइल एरोजन की प्रॉब्लम को भी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, देखिए, तो कही जा रही है क्लोजली कनेक्टेड विद कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन लगाएंगे, पेड़ पौधों को लगाएंगे तो ये क्या है, वाटर कंजर्वेशन को भी सेव करेगा। अच्छा, बचाएगा कैसे? ये जब एक तो बहने से बचाए इसको, मिट्टी को, दूसरा पानी को बचाएगा। कैसे बचाएगा पानी को? कि वो पानी स्टोर हो पाएगा, पानी ज्यादा बह नहीं पाएगा यहाँ वहां। ठीक है, पानी स्टोर होगा, इसको रोक लेगा पानी। ये जड़ें क्या होती है, पानी को रोकती है, पानी की रोकेगी तो कंजर्व हो पाएगा, अब्जॉर्ब कर पाएगी उसे, हमारी जो रेनफेड टैंक्स होते हैं वहां स्टोर हो पाएगा पानी, और मिट्टी के अंदर जो ग्राउंड वाटर की लेवल होता है वो बढ़ता है उससे। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। The systematic planting of suitable trees in every possible or even impossible areas and the development of what one can call civilized forest as distinguished from the wild and untamed jungle is one of the most urgent needs of India। अब कही जा रही है कि सिस्टमैटिक प्लांटिंग ऑफ सुइटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल और इवन इम्पॉसिबल एरियाज, मतलब सिस्टमैटिक, मुनज्जम तरीके से, संगठित होकर, ठीक है, अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में प्लांटिंग करना, पेड़ पौधों को लगाना सुइटेबल एरिया में, मतलब ऐसी एरिया में जहां जरूरी है और जहां पॉसिबल है लगाना, और ऐसे भी एरिया में जहां इम्पॉसिबल लगाना, मतलब अलग अलग एरिया में उस एरिया के अकॉर्डिंग हमें पेड़ पौधों को लगाने की जरूरत है। आप देखे होंगे सिस्टमैटिक प्लांटिंग के बेहतरीन एग्जांपल है यूरोपियन कंट्री। आप जर्मनी को अगर देखेंगे, जर्मनी के अंदर भी चीजें देखने को मिलती है, और इसी तरीके से हमको ब्राजील का मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि इस जगह की खूबसूरती क्या ही कहना आपसे, यहाँ पर वो चीजें देखने को बहुत शानदार मिली है। मतलब यहाँ पर शहरों में एक तो रास्ते के किनारे पेड़ होते हैं, ये सड़क के किनारे पेड़ देखने को मिलते हैं हमें, इंडिया के अंदर भी कई जगह पे देखने को मिलते हैं हमें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वहां पे जो सोसाइटीज होती है, बिल्डिंग्स होती है, वहां पे जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के चारों तरफ पेड़ लगे हुए होते हैं, उस पूरे बिल्डिंग के आसपास चारों तरफ पेड़ लगे हुए होते हैं, और बीच में एक कैनाल सिस्टम वहां होता है। कैनाल सिस्टम जानते हैं ना, कैनाल सिस्टम एक नहर टाइप का बना हुआ होता है जिसमें पानी नहीं होता है, और इसको लोग यूज करते हैं बोट्स के लिए, बोट्स वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर लेते हैं इसको। कहीं सफर करना हो तो सफर कर लेते हैं, कहीं जाना हो तो इस वाटरवेज का भी यूज कर लेते हैं लोग, गाड़ी के अलावा, है ना। तो ये बिल्डिंग के चारों तरफ जो पेड़ लगे होते हैं ना, वो सिस्टमैटिक वे में होते हैं, वो ढंग से लगाए हुए होते हैं। इससे क्या होता है फायदा? एक तो फायदा ये हो जाता है कि इससे ऑक्सीजन में मिल जाता है,
मेन तो फायदा वही है हमारा। दूसरा फायदा ये होता है कि इससे खूबसूरती बढ़ जाती है ना, और पेड़ और जंगल की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है ना। तो सिस्टमेटिक प्लांटिंग हर एरिया में, चाहे वो जमीन मतलब ऐसे एरिया में भी लगाना जरूरी है जहां पे सैलाब आता है, जहां पे फ्लड्स आती है, बाढ़ आता है, और ऐसे एरिया में लगाना जरूरी है जहां पे प्रदूषण की दिक्कत होती है, पोल्यूशन की दिक्कत होती है ना। एंड डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं क्या, सिविलाइज्ड फॉरेस्ट को। सिविलाइज्ड फॉरेस्ट किसे कहते हैं बेटा, बताएंगे आपको भी, थोड़ा सा वेट करिए। एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल्स, क्योंकि ये सिविलाइज्ड फॉरेस्ट क्या होता है, डिस्टिंग्विश्ड होता है, अलग होता है, वाइल्ड फॉरेस्ट है और अनटेम्ड फॉरेस्ट है। बेटा यहाँ पे समझ लीजिए कुछ वर्ड्स आने वाले हैं, कुछ वर्ड्स का समझ लीजिए, जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे हम दो वर्ड्स करने वाले बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम दो वर्ड्स की बात करेंगे, दोनों फॉरेस्ट ही बता, फॉरेस्ट की दो तरह की होती है, फॉरेस्ट जंगल है ना, दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक को हम बोलते हैं सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, सिविलाइज्ड, देखिए सिविलाइज्ड फॉरेस्ट एक होता है, ठीक है। इसी फॉरेस्ट एक और नाम है सिस्टमैटिक प्लांटेशन भी कहते हैं इसको, सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, या हम कह दे इसको टेम्ड फॉरेस्ट, एक और नाम दे सकते हैं इसको हम मैन मेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे फॉरेस्ट क्या है बेटा, ये सिविलाइज्ड फॉरेस्ट है और टेम्ड फॉरेस्ट है, मतलब खुद से बनाए हुए, इंसान ने खुद उसको लगाया है, या सिस्टमैटिक प्लांटेशन भी कहते हैं, सिस्टमैटिक प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन। ये सारी चीजें क्या बच्ची, ये सारी वो चीजें जो इंसान खुद लगाता है उसी को कहते हैं सिविलाइज्ड फॉरेस्ट का मतलब हमने खुद, इंसान ने खुद से लगाया है। ठीक इसके अपोजिट में क्या होता है, ठीक इसके अपोजिट में होता है, देखिए ध्यान से, एक इसके अपोजिट में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं कई सारे, देखिए सिविलाइज्ड को बोलते हैं अनसिविलाइज्ड, क्या बोलेंगे, अनसिविलाइज्ड फॉरेस्ट, ठीक है, अनसिविलाइज्ड फॉरेस्ट भी कहेंगे, ठीक है, और अनटेम्ड भी कहेंगे, अनटेम्ड जंगल भी कह सकते हैं, अनटेम्ड फॉरेस्ट, ठीक है। फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं मैन मेड है ना, तो नेचुरल, ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट, ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट। तो ये तमाम क्या है, ये जो फॉरेस्ट है इसमें क्या, ये अपने आप हुए हैं, मतलब जो प्रकृति ने दिया, जो नेचर ने हमें दिया, खुद से दिया है, अपने आप पहले से मौजूद थे। एक और होता है स्क्रब, बोलते हैं स्क्रब, ठीक है, स्क्रब मतलब ऐसे ही फैला हुआ फॉरेस्ट, ठीक है, जो अपने आप बन गया हो। तो इस चार तरह की फॉरेस्ट होती है, ठीक है। एक तो खुद से बना हुआ होता है जो नेचुरल होता है, एक हम खुद बनाते हैं उसे, ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं इससे क्या होता है बेटा, और सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड फॉरेस्ट, इसे एक और नाम जिसको देते हैं वाइल्ड फॉरेस्ट का, देखिए वाइल्ड मतलब जंगली फॉरेस्ट, जाहिर सी बात है अपने आप पैदा होने वाला, वाइल्ड फॉरेस्ट भी होता है ये, ठीक है ना। आगे समझते हैं, ये अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, क्या कहा जा रहा है, एंड अनटेंडेड, ओके, इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया की बहुत जरूरी चीजों में से एक है, मतलब इंडिया की जो बेहद जरूरी चीज है ना, उनमें से एक ये भी है कि हम सिविलाइज्ड फॉरेस्ट को बनाएं, सिविलाइज्ड फॉरेस्ट को बनाएं, खुद से जंगल लगाएं, सही तरीके से लगाएं, ठीक है बच्चे। आगे देखिए, such plantation would directly and indirectly prove a source of untold wealth to the country। इस तरीके की जो प्लांटेशन होती है ना, ये कहीं ना कहीं देश की अनटोल्ड वेल्थ में बेनिफिट देती है, मतलब देश की वेल्थ में कहीं ना कहीं बहुत फायदा पहुंचाती है। एंड क्या है देखिए, they would check soil erosion and conserve the rainfall of the country from flowing away to waste। इससे और क्या फायदा होगा, इससे जैसे आपको शुरू में बताया, इससे क्या करेगा, ये सोइल इरोजन को रोकेगा, मतलब चेक द सोइल इरोजन, मतलब सोइल इरोजन को क्या करेगा, रोकेगा, मिट्टी को बहने से रोकेगा, और हमारी जो कीमती जो मिट्टी हमारे जमीन रेनफॉल है, मिट्टी को रोकेगा। दूसरा जो हमारी कीमती रेनफॉल है, पानी, बारिश का पानी है जो यूं ही बहकर वेस्ट हो जाता है, उसे भी रोकेगा, सेव करेगा हमारे देश के अंदर में, ठीक है। आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 13, the measure necessary to control the movement of water and conserve the supplies of it can also serve subsidiary purpose of the value to the life of the countryside। अब देखिए, अब बात करें देहातों की, बात करते हैं गांव की, ठीक है। क्या कह रहे हैं,
जो तरीके हम अपनाते हैं या जो जरूरी तरीके हैं, जो अपनाने चाहिए क्या करने के लिए, पानी के कंट्रोल को रोकने के लिए, पानी के मूवमेंट को रोकने के लिए, मतलब पानी की बहुत ज्यादा जो वेस्ट होता है उसे रोकने के लिए जो हम मेथड अपनाते हैं, जो मेजर अपनाते हैं, उससे क्या होता है, कंजर्व द सप्लाईज ऑफ इट, और इसकी सप्लाईज को अगर हम सेव करते हैं, बचाते हैं, इट कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडी पर्पज। इसके एक और फायदा होता है, वो क्या फायदा होता है, वैल्यू टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड। इससे कंट्री साइड, गांव देहातों की जिंदगी है ना, उसको संवरती है, वो अच्छा हो जाती है इसकी वजह से। क्या मतलब ये हुआ कि पानी का कंट्रोल करना, उसको सही से इस्तेमाल करना, ये दोहरा डबल फायदा देती है। इससे क्या होता है, एक गांव की लाइफ भी अच्छी से बनती है। By far the cheapest form of internal transport in a country is by boats and barges through the canals and rivers। अब कही जा रही है by far, अब तक ऐसा माना जाता है पूरी दुनिया में कि सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब किसी भी कंट्री के अंदर में सबसे सस्ता ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, किसी भी कंट्री में सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो वाटरवेज होता है। मतलब कि पानी के जरिए जो ट्रैवल करते हैं वो सबसे सस्ता होता है किसी भी कंट्री में। आपको ये सुन के ताज्जुब हो रही होगी, सोच रहे होंगे जाहिर सी बात इंडिया में ये चीज बहुत डेवलप है नहीं, ये बहुत कम हमें देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत केरला में दिखता है और कश्मीर में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, वो भी नेचुरली है, बहुत कम ऐसा बनाया जा रहा है। उधर भी थोड़ा सा बनाया गया है, लेकिन इंडिया के बाकी इलाकों में नहीं है। देखिए आप यूरोपियन कंट्री में चले जाए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्राजील, यहाँ पर कंट्री में जहां एक तरफ आप देखते होंगे, फिल्मों में आपने देखा होगा, वीडियोस में आपने देखा होगा कि एक तरफ सड़कें होती तो नीचे में बोट चल रहे होते हैं, एक कैनल बना हुआ होता है, पूरा रास्ता बना होता है आपका। लोग बोट स्टीमर से भी जा रहे होते हो, बारजे से भी जा रहे होते, बोट से जा रहे होते नीचे, ऊपर लोग गाड़ी यूज कर रहे हैं, अपनी व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर ये डेवलप्ड है, उन कंट्रियों में सिर्फ डेवलप किया गया है, हमारे कंट्री में सिर्फ डेवलप नहीं है। सर सीवीओ में उसी के बारे में कहते हैं, किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा चीपेस्ट फॉर्म होता है उस कंट्री में इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन में, वो वाटरवेज होता है ना। आगे कहते क्या है, देखिए वी हियर मच अबाउट द प्रोग्राम ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन। हम अपने देश में बहुत सुनते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है या रेलवे ट्रैक बन रही है, बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वेज। लेकिन अपने इंटरनल वेज के बारे में बहुत कम सुनते हैं, ठीक है। हम इंटरनल वेज मतलब वाटर वेज के बारे में हम बहुत कम सुनते हैं कि कहीं कैनाल्स बन रहा है ना, वाटर वेज के लिए, है ना, ये बहुत कम सुनते हैं। इन इंडिया देन अगेन द हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर सप्लाईज यूजुअली आल्सो मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब इंडिया के अंदर देखो फिर से एक बात कही जा रही है कि अगेन हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर सप्लाईज, पानी का सेव करना आमतौर से ये डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करता है। मतलब कि पानी को बचाने से क्या होता है, एक फायदा ये भी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। अब ये क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बिजली बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। जितने बड़े बड़े डैम्स है ना, सारे डैम्स के आसपास में, उसी के पास में लगा हुआ होता है, सारे डैम्स में लगा हुआ होता है क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का एक जो मशीन होती है, इक्विपमेंट होती है, वो लगी होती है। क्या करने के लिए लगी होती है, इसलिए कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, है ना। चलिए आगे समझते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक अ ट्रेमेंडस डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इंप्रूव्ड वेरियस डायरेक्शन। और अब क्या कही जा रही है बच्चे, इलेक्ट्रिक पावर का मौजूद होना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का होना गांवों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वहां की जिंदगी के लिए, गांव की लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि रूरल इकोनॉमी को, गांव की जो इकोनॉमी है, जो वहां की अर्थव्यवस्था है, जो वहां की इकोनॉमिकल सिस्टम है, उसको बहुत ज्यादा हर डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से ये हेल्प करती है, बहुत फायदा पहुंचाती है। क्या? बिजली का होना। गांव में जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो मिल्स नहीं चलते थे, जिससे लोग चावल है, गेहूं है, आटा जिसे कहते हैं ना, वो व्हीट, फ्लोर, इन सब का अच्छे से वो सफाई या यूज नहीं कर पाते थे, आटा नहीं बना पाते थे, बहुत दिक्कतें उनको होती थी। और इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से लोग काफी दिक्कतों का सामना करते थे, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते थे, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, इनका यूज बहुत कम होता था। अब चूंकि टेक्नोलॉजी आ गई है और बहुत हद तक इंडिया का हर कोने कोने में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच भी गई है। शायद ही कुछ एरिया आ रही बाकी है, बहुत ही कम बाकी है, लेकिन अब सब तक सारी फैसिलिटी पहुंच चुकी है। तो इससे बहुत फायदा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारा जो रूरल एरिया है वो भी डेवलप होता जा रहा है।
ठीक है, आगे देखिए, ये सारी चीज फायदा किससे होती है, हम वाटर को कंजर्व किए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, वो सिस्टम बना हमारे सामने। वाटर कंजर्व करने से, वाटर को बचाने से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर ले रहे हैं, मतलब उसको प्लांट लगाकर बिजली को बचा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, है ना। ये सारे फायदे इसी से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, इन पर्टिकुलर इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन एट प्रेजेंट and thus help to overcome the difficulties arising from the irregularity or inadequacy of other sources of supply। अब क्या कह रहा है, इससे एक और फायदा है, ठीक है, इन पर्टिकुलर खास तो कहा जाए तो इससे एक और फायदा है, किससे, वाटर कंजर्वेशन से, पानी को सेव करने से एक और फायदा है। वो फायदा क्या है, इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टेप्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ये क्या करती है, अंडरग्राउंड वाटर जो है हमारा है, जो जमीन के नीचे पानी है, उसको टेप करके रखेगी, उसको रोक के रखेगी एक बड़े लेवल तक। क्यों, जब हम बारिश के पानी को स्टोर कर लेते हैं तो हम मेनली यूज उसी करते हैं, बारिश का पानी हमने यूज किया, डैम्स में यूज कर लिया, उसके रिजर्वर में यूज कर लिया, है ना, उसको मतलब आई मीन सेव कर लिया, स्टोर कर लिया रिजर्वर में या ट्रांसफर टैंक्स में, तालाब में भरे हुए पानी पूरे। तो हार्वेस्टिंग के लिए, जो खेती के लिए, हम उसी को यूज कर लेते हैं, है ना। तो जो खेती की उसको यूज कर लेते हैं तो हमें ग्राउंड वाटर की जरूरत पड़ती ही नहीं है, कम पड़ती है। तो ग्राउंड वाटर की कमी, यूज कम होता है, तो कम जब होता है तो क्या हुआ, मतलब सेव हुआ, बचा वो। इसके अलावा और बारिश जो होती है तो ग्राउंड वाटर और उसका लेवल बढ़ता जाता है, पानी मिट्टी में जाती है, ऑब्जर्व होते हुए नीचे चली जाती है, जहां पे स्टोर हो जाता है, ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो ग्राउंड वाटर है, एक तो यूज कम कर रहे हैं, रेनफेल टैंक्स हो गया, डैम्स में पानी हो गया, ऊपर पानी जो हम कैच कर चुके हैं, रोक चुके हैं बारिश का पानी, उसको यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। इसके अलावा इरिगेशन के यूज करते हैं उसको। इसके अलावा क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी जो है नीचे हम खींच रहे थे, हैंडपंप से खींच रहे थे, ट्यूबवेल से खींच रहे थे, है ना, तो वो स्टोर किया हुआ पानी सेफ है, ज्यादा यूज नहीं कर पाते, इसलिए बचा रहता है काफी लेवल तक, है ना। वरना आप सुनते होंगे कहीं सूखा पड़ गया है, कहीं हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा है, इसीलिए होता है कि हम ज्यादा यूज कर लेते हैं उसका। आगे समझते हैं, and thus help to overcome the difficulties arising from the irregularity or inadequacy of the other sources of supply। और जब हम पानी को कंजर्व करते हैं, सेव कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, ये हमारी उन तमाम मुश्किलों को हल कर देती है जो हमें देखने को मिलता है कि भाई एक पानी इरेगुलरिटी हो रही है बारिश होने में, या पानी की जो दूसरे सोर्सेस है, जो सप्लाई है, अगर वो नहीं भी होती है या बारिश टाइम पे नहीं भी होती है, तो हमने कंजर्व कर रखा है, हमने सेव जो कर रखा है वाटर को, उसका यूज कर लेते हैं। डैम्स में जो पानी होता है उसको यूज कर लेते हैं, बड़े बड़े नदियों में जो पानी है उसका यूज कर लेते हैं, है ना, अगर सेव करके रखे है तो। वरना आपने इससे पहले पढ़ा कि जो हमारी रिवर सिस्टम है, जो रिवर है, उसको पानी को कंजर्व नहीं करते हैं तो सीधा समुद्र में जाके मिलता है, वो ओशियन में, सी में जाके मिलता है, उसके बाद वो पानी खारा हो जाता है, खराब हो जाता है, हमारे किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन जब उस पानी को स्टोर करते हैं, उसको रोकते हैं, संभाल के रखते हैं, यूज करते हैं प्रॉपर वे में, अलग अलग डायरेक्शन में भेज देते हैं, तो पानी सेव होता है। तो ऐसे पानी का इस्तेमाल हम अपने खराब हालत में, इरेगुलरिटी ऑफ रेनफॉल में यूज कर लेते हैं, बारिश कम होती है वहां यूज करते हैं, है ना बच्चे। चलिए लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 14 को। इन वन सेंस वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स। एक सेंस में कहा जाए, मतलब अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो पानी क्या है, तमाम लिक्विड्स में, जितने भी लिक्विड्स है, ऑल लिक्विड्स में सबसे कॉमन है। क्लियर बात है, जितने भी लिक्विड्स है, चाहे वो पेट्रोलियम हो जाए, या केरोसिन तेल हो जाए, या डीजल, या कुछ जितने भी लिक्विड्स हैं, सब में सबसे कॉमन क्या है, पानी। आसानी से मिल जाता है आपको, है ना। इन अनदर इन सेंस, और दूसरी तरीके से बोला जाए, अगर दूसरे तरीके से इसी बात को कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, इट इज द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स विच अमेजिंग प्रॉपर्टीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। अभी देखिए दूसरे तरीके से कहते हैं इसी बात को, ये एक सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा अनकॉमन भी लिक्विड है। क्यों, जिसके अंदर ये ताकत होती है, इसके अंदर एक बेहतरीन और अमेजिंग फ्यूचर है, क्या है, फीचर्स है, अमेजिंग प्रॉपर्टीज है, खासियत है, इसके अंदर एक खास तरह की खासियत है। वो खासियत क्या है, वो खासियत है जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल बनती है अपने यूनिक पावर की वजह से, जो अपने यूनिक पावर की वजह से एक रिस्पॉन्सिबल है, एक बेहतरीन पावर उसके अंदर होती है। किस चीज की, मेंटेनिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ, जिससे एनिमल्स की लाइफ और प्लांट्स की लाइफ मेंटेन रहती है, जिंदा रहती है। मतलब पानी की दूसरे लफ्ज में कहा जाए, वो एक बेहतरीन, सबसे अनकॉमन लिक्विड है जिसके अंदर एक ताकत होती है कि किसी भी इंसान या जानवर या प्लांट्स को जिंदा रखने की। हम पेट्रोल पीकर जिंदा नहीं रह सकते हैं, डीजल पीकर जिंदा नहीं रह सकते हैं,
तो जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए पानी। तो पानी कॉमन भी सबसे ज्यादा इसलिए कि हम आसानी से मिल जाता है, अनकॉमन इसलिए कि जो जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हर जगह हर लिक्विड्स में नहीं मिलता हमें, है बच्चे। ये आगे देखते हैं लास्ट में क्या है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट एंड इज फार फ्रॉम एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च। अब कही जा रही है पानी की इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर, नेचर की इन्वेस्टिगेशन, नेचर की इन्वेस्टिगेशन मतलब छानबीन करना, प्रकृति को समझना, है ना। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और वाटर की प्रॉपर्टीज को समझना, अलग अलग जगह का जाना, अलग अलग शहरों में जाना, अलग अलग जंगलों में जाना, वहां के पानी के सैंपल टेस्ट करना, है ना। इसीलिए कहा जाता है क्या है, हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट है। साइंटिफिक इंटरेस्ट में देखा जाए तो सबसे बेहतरीन, और हर साइंटिस्ट अक्सर जो साइंटिस्ट होते हैं यही करना चाहता है। क्यों? एंड इज फार फ्रॉम एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, इसलिए कि ये एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च से काफी दूर है, मतलब बचा हुआ है। बाकी चीजों में रिसर्च करते साइंटिस्ट तो थके रहते, एक ही लेबोरेटरी में है 10 साल 20 साल तो उसी लेबोरेटरी में वक्त गुजार देते हैं, है ना, ट्यूब अपने टेस्ट ट्यूब के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हुए। लेकिन जो लोग नेचर के साइंटिस्ट होते हैं तो उन्हें अलग अलग नेचर में टहलना पड़ता है, घूमना होता है उनका, और लिक्विड्स को अलग अलग लिक्विड से समझते हैं उसको। तो इससे फायदा किसको हो रहा है? जो साइंटिस्ट वो होते हैं जो अलग अलग एरिया में घूमते हैं, अलग अलग नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, वो ज्यादा बेहतर है बल्कि उस मुकाबले उसके जो एग्जॉस्टेड फील्ड, थका हुआ फील्ड, एक ही जगह एक कमरे में बंद है ना, उसी में रिसर्च कर रहे हैं। तो वही कही जा रही है कि ये फील कैसा है, वो जो बोरियत वाला फील है ना, जो बोर कर देने वाला फील है, थका देने वाला फील है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर नेचर को समझने के लिए जो साइंटिस्ट निकलते हैं ये फील्ड नेचर की फील्ड है, नेचर है, वाटर का रिसर्च है ना। तो बच्चों आज हमने कवर कर लिया है द एलर्जी ऑफ लाइफ, बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं और आप लोगों को मजा भी आया होगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है हमने, ठीक है। जो दिक्कत आपको हुई होगी कमेंट्स में करिए, पूछिए, इंशाल्लाह उसका आंसर भी करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप कमेंट्स जरूर करिए, कमेंट्स में करिए, अच्छा लगा बुरा लगा क्या लगा आपको, या कौन सी लाइन आपको अच्छी नहीं लगी, आप कमेंट्स करिए और उसमें आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इसमें जो भी कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर जो करेंगे हम बिल्कुल करेंगे, पार्ट 4 लाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्रिहेंशन के लिए होगा। द एलर्जी ऑफ लाइफ, कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस, क्लोज स्टडी, पैराग्राफ, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, सारी चीजें इसमें कवर करने वाले हैं, एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को भी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और हाँ जरूर देखिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। वैसे भी कर्नाटक के बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं, है ना, ऑनलाइन, क्योंकि वजह इसकी है कि ऑनलाइन बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म थे भी नहीं जो आपको हिंदी उर्दू में एक्सप्लेन करे भी क्लियरली। तो शायद यही वजह है कि बच्चे अब सर्च करते नहीं होंगे। अब चूंकि आ रहा है तो लोग सर्च कर नहीं रहे हैं, तो सर्च करिए आप लोग। अगर आप देख रहे हैं तो देखिए और दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको पता चले कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश की भी अब क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, प्रॉपर वे में हो रही है। और परेशान मत होइए, अगर इस चैनल के साथ आप बने रहेंगे, ज़करिया नदवी सर के साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपको एग्जाम्स के टाइम में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। इससे कई चीजें हम डिस्कस करेंगे, कई क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पासिंग पैकेज है उसको भी डिस्कस करेंगे और किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है सब डिस्कस करने वाले इस चैनल के ऊपर हम टाइम जैसे जैसे करीब आएगा। तो इसके लिए आपको इस चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, द गिफ्ट ऑफ द मजाई, ओके, बाय ओ हेनरी। Actually, O. Henry is a pen name and real name is William Sidney Potter. Okay, so keep tuned.